हाय एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का अपना चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो सबसे पहली बात बच्चों, इस चैप्टर में यही आता है कि सर इसका ये जो नाम है मोशन, ये नाम कहाँ से पड़ा या मोशन का मतलब क्या है। ठीक, तो इस तरह के दो टर्म्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहला टर्म बेटा होता है रेस्ट और दूसरा टर्म हमारे पास होता है इसी से रिलेटेड मोशन। रेस्ट का मतलब यह होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको अगर लिखने को आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? इफ द ऑब्जेक्ट डजंट चेंज its position with time। टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज ना करे तो वो रेस्ट है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, then it is said to be in motion। टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है तब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन मतलब आपका लोकेशन, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन में है? रेस्ट में। लेकिन रेस्ट और मोशन ये दोनों टर्म्स बच्चों रिलेटिव टर्म्स होते हैं। कैसे टर्म्स होते हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट आपके लिए रेस्ट पर हो सकता है लेकिन मेरे लिए मोशन में हो सकता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये बात हम क्लियरली नहीं कह सकते। हो सकता है हमको जो रेस्ट पे लग रहा है, जैसे हमको ये कुर्सियां या ये टेबल रेस्ट पे लग रही हैं, लेकिन हो सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मून पर खड़ा हो तो उसके लिए ये रेस्ट पर नहीं है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो अर्थ खुद ही घूम रहा है सन के अराउंड। अब अगर कोई मून पर है, ठीक, वो ऑब्जर्व कर रहा है इन कुर्सियों को, तो ये कुर्सी अर्थ पर रखी है, और अगर अर्थ घूम रहा है तो कुर्सियां भी घूम रही हैं। बोलो यार, तो जो यहां से देखेगा वो क्या बोलेगा? कुर्सियां किस में है? मोशन में है। लेकिन हमारे लिए कुर्सियां किस में है? रेस्ट में। इसका मतलब रेस्ट और मोशन दोनों कैसे टर्म्स हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं कह सकते। ये पॉइंट क्लियर है? मोशन जो होता है बेटा, इसको समझने के लिए हम लोग को कुछ दो चार बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे बेसिक चीज होती है डिस्टेंस, कि भाई डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब यह है कि ये मान लीजिए आपका होम है और यहां पर आपकी कोचिंग है जहां पे आप अभी मान लो पढ़ने आए हो। अब अगर हमें घर से कोचिंग की तरफ जाना है तो घर से कोचिंग जाने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो एकदम सीधे आया होगा, एक रास्ता घूम टहल करके आया होगा। आप इधर से चले जाओ केशव वाटिका, वहां से घूम घाम के लौट कर आओ। आप वहां से चले जाओ जेड स्क्वायर, वहां से लौट कर कोचिंग आओ। बोलो भाई, आपके घर से कोचिंग तक आने के कितने रास्ते हैं? इनफाइनाइट। कितने रास्ते हैं? इनफाइनाइट। आप अपने घर से लंदन चले जाओ फिर लौट के आओ, हमें क्या दिक्कत है? घर से अमेरिका चले गए फिर लौट के आए कोचिंग, आए तो ना कोचिंग। कहने का मतलब घर से कोचिंग तक आने के कितने रास्ते हैं? इनफाइनाइट। तो इन सभी रास्तों में जो पाथ लेंथ है बेटा वो अलग अलग है। पहले वाले रास्ते में आप L1 डिस्टेंस चलोगे, दूसरे वाले रास्ते में आप L2 डिस्टेंस चलोगे, और तीसरे वाले में L3 डिस्टेंस चलोगे। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? L3। उसके बाद L1। वेरी गुड। फिर L2। समझ में आ रहा है? हर एक रास्ते में जो पाथ लेंथ है वो अलग अलग है। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ covered between
टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो हम टोटल पाथ लेंथ कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस कहलाता है। और यहां पर आपने देखा देयर आर इनफाइनाइट ways to move from home to coaching, so we have many other distances. Clear? But सबसे बड़ा डिस्टेंस ये दिखा, फिर ये दिखा, और उसके बाद सबसे छोटा डिस्टेंस ये दिखा। क्लियर? इसी से रिलेटेड एक टर्म आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप लोगों को बताया गया होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? It is the shortest distance between two points। दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें घर से कोचिंग जाना है तो घर से एकदम सीधे कोचिंग अगर हम चले आए शक्तिमान वाली स्पीड से, मतलब आप अपने घर की छत पे खड़े हुए शक्तिमान बने और एकदम सीधे कोचिंग की एक छत पे अगर आप लैंड कर रहे हो तो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो भाई, आप लोग अपने मन में अभी तक जिसको भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ रहे थे, क्या वो कोचिंग से यहां तक एकदम सीधी डिस्टेंस थी? नहीं। देखो, आप लोग ऑब्वियस है जिस भी रास्ते से आए होगे वो सबसे छोटे से छोटा रास्ता होगा, क्योंकि हर आदमी सोचता है यार कम से कम शॉर्टकट में चले, काहे को ज्यादा चले हम, ठीक? लेकिन वो सबसे छोटा रास्ता नहीं है। सबसे छोटा रास्ता तो तभी होता है जब आप अपने चॉपर में बैठते अपनी बिल्डिंग पर ऊपर हेलीकॉप्टर में और वहां से सीधे कोचिंग पे आके लैंड करते, तो वही सबसे छोटा रास्ता होता। सोचो, तो वो रास्ता क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, बट द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस का यूनिट बेटा मीटर्स में होगा, बताओ भाई, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर्स में होगा। तो ये भी मीटर में होता है और वो भी मीटर में होता है। क्लियर एकदम? बिल्कुल इसी तरीके की एक क्वांटिटी है बेटा स्पीड। स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कह लो, या फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सो टोटल डिस्टेंस covered per unit time is called speed। तो स्पीड का फार्मूला क्या हो गया? स्पीड इज सिंपली द डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड का फार्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसका बेटा यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सॉरी स्पीड। क्लियर? ऐसा ही अगला टर्म हमारे पास है इससे रिलेटेड, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है? तो कहने का मतलब इसका फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो इसका यूनिट क्या होगा भाई? दैट विल बी अगेन मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो एक टर्म था डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा टर्म था स्पीड और चौथा टर्म है वेलोसिटी। क्या ये चारों क्लियर हो गया एकदम? अब अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि बेटा जैसे मान लो ये कोई पेन है, ये पेन कितने रुपए का आता होगा? कोई भी पेन बता दो कितने रुपए का आता है? आपका पेन कितने रुपए का है?
इनका 50 रुपए का ट्राईमैक्स है, 50 रुपीज। ठीक, मान लो ये आईफोन है, इसके स्क्रीन की लेंथ कितनी है? कितना? 6 इंचेस ऑलमोस्ट। ठीक, मैं आपसे कहूं कितना वेट होगा उसका? 200 ग्राम्स। अब देखो, मैंने तुमसे 3 जनरल क्वेश्चन पूछे जिसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जनरल एकदम रॉ क्वेश्चंस हैं, जिसमें स्टार्टिंग में बोलो आपने नंबर्स बताए हैं। इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसी को मैग्नीट्यूड भी बेटा कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीट्यूड। और जो बाद में लिखा है इन लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट्स। यही न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स को अगर हम लोग बेटा कंबाइन कर दें, ऑन कंबाइनिंग टुगेदर दे फॉर्म अ फिजिकल क्वांटिटी। यही न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स को अगर कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएगा मिलकर? फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 2 टाइप की हो सकती है। सबसे पहला टाइप है फिजिकल क्वांटिटी का स्केलर, और दूसरा टाइप है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज बेटे वो होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। ऑल दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर स्केलर, बट द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction are called vector quantity। जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है वो स्केलर हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब जरा पीछे आओ। डिस्टेंस, भाई घर से कोचिंग जाना था बहुत सारे रास्ते से, क्या कोई एक फिक्स डायरेक्शन है? नहीं। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या बोल दिया गया? शॉर्टेस्ट। और शॉर्टेस्ट का मतलब ए से बी डायरेक्ट गए हैं, घर से कोचिंग एकदम सीधे आए हैं, तो फिक्स डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बेटे कैसी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कोई डाउट? अगला देखिए, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी कैसा हुआ? इट इज स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेलोसिटी में क्या आया? अब ये जब खुद ही वेक्टर है तो ये भी क्या हुआ? दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो जिन क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड है वो स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक फिक्स डायरेक्शन भी है वो वेक्टर्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम स्केलर और वेक्टर के लिख सकते हैं, और आगे भी बहुत सारे ऐसी अभी क्वांटिटीज आएंगी जिसमें मैं आपको बार बार बताऊंगा ये स्केलर है और ये वेक्टर है। इज इट क्लियर? अच्छा भाई देखो, मोशन के बारे में बेसिक हमें पता चल गया। तो अब आते हैं बेटा कि मोशन जो है, भाई मोशन का मतलब हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करे तो वो मोशन में है। तो मोशन के अब टाइप्स की बात करते हैं। मोशन के कितने टाइप्स हैं? 2। सबसे पहला मोशन का टाइप है यूनिफॉर्म मोशन। पहला टाइप क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा टाइप मोशन का होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा कैटेगरी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का बेटे मतलब यह है कि इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, जैसे पहले 1 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट मान लो चला 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर से कितना चला? 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर से कितना चला? 2 मीटर। तो ये ऑब्जेक्ट हर 1 सेकंड में बेटा कितना चल रहा है?
2 मीटर। तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसका मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पहले 1 सेकंड में मान लो चला 2 मीटर, अब नेक्स्ट 1 सेकंड में वो चल गया 3 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो चल गया 4 मीटर, तो इस बार क्या है? वो हर 1 सेकंड में टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो सेम नहीं है। सो इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसे में जो स्पीड उसकी है वो कैसी है? बार बार चेंज हो रही है। यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड है, यहां स्पीड कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड, यहां पर स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड लगातार चेंज हो रही है। तो यहां पर लॉजिक यानी कि कॉन्सेप्ट क्या निकल करके आया कि अगर यूनिफॉर्म मोशन की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बेटा कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट देन इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म। भाई अगर स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, इसका मतलब लगातार कितनी स्पीड है? 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड देखो लगातार चेंज हो रही हो, इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, या आप कह सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल है तब उसका मोशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई डाउट? क्लियर है? पक्की बात? अब एक चीज समझना बेटा, हम लोग अभी 9th का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, और आप लोग अभी जो मोशन पढ़ते हो वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन तो वैसे ही स्ट्रेट है भाई, डायरेक्शन तो वैसे भी क्या होता है? फिक्स, कांस्टेंट। अगर मुझे इसी स्ट्रेट लाइन पर चलना है तो डायरेक्शन कहां चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। क्लियर है ना? इसका मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन या मोशन इन 1 डायरेक्शन। हम लोग एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन को पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्शन तो यहां दोनों केसेस में वैसे भी क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। इसका मतलब अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि सर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी कैसी है? कांस्टेंट है। भाई वेलोसिटी में बोलो 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड और डायरेक्शन वाला डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो वैसे भी फिक्स है क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1 डायरेक्शन। क्लियर? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो स्पीड है वही वेलोसिटी है, दोनों सेम है। तो यहां पर भी बेटे हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? पक्की बात? अब एक चीज थोड़ा सा और पीछे आओ, वापस जरा देखते हैं। हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में देखा, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा। इन दोनों में से छोटा कौन है? छोटा कौन है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो हम लोग यहां पर यह भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। लेकिन अब सोचना जरा, अगर मुझे घर से कोचिंग जाना है, कोई बच्चा सीधे रास्ते से जाता है तो उसके लिए यही डिस्टेंस भी है? बोलो यार। और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, उसका स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है, वो इस तरीके के किसी रास्ते से जा रहा है, तो डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया? इसका मतलब अगर आपसे जनरल पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा होता है, तो आप कहेंगे सर हमेशा डिस्टेंस बड़ा होता है। हम आपसे पूछें बेटा दोनों बराबर कब हो सकता है, तो आप कहोगे सर जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तब दोनों
बराबर होते हैं। कोई डाउट? चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं भाई। हम लोगों ने मोशन के दो टाइप्स देख लिए, पहला हो गया यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक में स्पीड कांस्टेंट है और दूसरे में स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ठीक, अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को बेटा ए से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कोई पूछे व्हाट इज एक्सेलरेशन तो आपको बताना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity is called acceleration. Rate of change of velocity is called acceleration, या फिर rate of change of velocity with respect to time। अगर आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये बात भी लिख सकते हैं with respect to time। So rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। और अगर वो नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। So rate of change of velocity is called acceleration या rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। तो acceleration का मतलब बेटा यही हुआ, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए एक्सेलरेशन का फार्मूला भी है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम तो हमेशा ही चेंज होता है, टाइम चेंज होने के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज होती जाए तब हम लोग कहेंगे उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। अब सोचो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग है, इफ देयर इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी बेटा तो फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। भाई सोचो, वेलोसिटी बढ़ रही है तो बाद वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी और पहले वाली कम होगी। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी जो होता है, जिसका मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कैसा होगा? ग्रेटर देन जीरो। इज इट क्लियर? सो फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो ऐसे में एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? पॉजिटिव। ये चीज मैंने कैसे बताया भाई? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी बोलो पॉजिटिव है और डेल्टा टी का मतलब क्या है? टाइम इंटरवल, वो भी हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। जैसे आज की क्लास का टाइम इंटरवल कितना है? 45 मिनट्स। मैं 45 मिनट पढ़ाता हूं आपको तो 45 मिनट्स। अगर मैंने 1 घंटा पढ़ाया तो टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ? 1 घंटे का। कम पढ़ाया 15 मिनट का, 20 मिनट का, लेकिन क्या कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं। कोई बोलेगा सर ने आज -10 मिनट पढ़ाए, कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब टाइम इंटरवल विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सारी चीज किस पर डिपेंडेंट है? इस पर। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। और यहां पर यही हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है, तो डेल्टा वी पॉजिटिव होगा और वो पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लो डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो, अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी बेटा तो फाइनल वेलोसिटी विल बी लेस देन इनिशियल। पहले ज्यादा रही होगी, फिर घटते 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 कम होती चली जाएगी। क्लियर? तो फाइनल वेलोसिटी विल बी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, और ऐसे में चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, दैट विल बी लेस देन जीरो। मतलब ये निगेटिव होगा, और अगर ये निगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा। और इस तरह के निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन और डिसेलरेशन कहा जाता है। एनी डाउट? अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन निगेटिव, जिसको रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। बोलो पक्की बात है? ठीक।
अच्छा, ये भी बात समझ में आ गई भाई। वापस आ जाते हैं जरा मोशन में। मोशन के बेटा मैंने कितने टाइप बताए? दो। पहला यूनिफॉर्म, ठीक, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। अब ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है? वेलोसिटी दोनों ही कांस्टेंट है, बोलो। क्योंकि हम लोग कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो दोनों कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। अच्छी बात है। इस कंडीशन में बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन भी। कुछ समझ में आया? इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन जो होता है दैट इज ऑलवेज अन एक्सेलरेटेड मोशन। बताओ भाई, यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है? अनएक्सेलरेटेड मोशन। हम लोग कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना, जितनी भी बातें लिख रहा हूं सिर्फ किसके लिए लिख रहा हूं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। क्लियर है बेटा? लेकिन अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी, ठीक। तो ऐसे में बोलो इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, होगा ना, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या मैंने बोला? इफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, तब ऐसे में हम लोग बेटा तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन ये तीनों इक्वेशन कब लगाओगे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्लियर? और अगर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन जीरो है तो भाई साहब सिर्फ एक फार्मूला हमारे पास है। कौन सा है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन, बस। तो मोशन के कितने टाइप? दो। यूनिफॉर्म मोशन में कितने फार्मूले? एक। कौन सा? स्पीड बराबर, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, या तो एक्सेलरेशन होगा या तो रिटार्डेशन होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ऐसे में कितने फार्मूले हैं? तीन, जिनको क्या बोलते हैं? कब अप्लाई करोगे? समझ में आई बात? पूरे चैप्टर में बस इतना ही है। अब जो एक मेजर चीज इस चैप्टर में बचती है वो है इन इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, ठीक। तो उसकी बात अभी करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में एक थ्योरेटिकल चीज और है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। एक कॉन्सेप्ट यहां पर और है जो कि क्या है? सर्कुलर मोशन। अभी तक हम लोग किस मोशन की बात कर रहे थे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब बेटे ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो ये उसका सेंटर हो गया, ठीक, ये उसका रेडियस हो गया भाई, और ये मान लो वो ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ तो स्पीड रही होगी, इस स्पीड से ये लगातार यहां पे मान लो घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक। इस ऑब्जेक्ट की अगर मान लो स्पीड जो कि v है, अगर वो कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है?
कांस्टेंट है। लेकिन उसके बाद भी जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा तो बोलो स्पीड ऐसी हो जाएगी। जब वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो अब किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, बोलो भाई। तो स्पीड की वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड भले कांस्टेंट हो, लेकिन सोचो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सही है ना? स्पीड भले कांस्टेंट हो जाए, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार बदलेगा, और अगर डायरेक्शन लगातार बदलेगा तो यहां पर वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन चेंज हो, भाई वेलोसिटी में देखो दो चीजें होती हैं, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, और डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन। स्पीड बोलो चेंज नहीं हो रही, लेकिन डायरेक्शन, तो वेलोसिटी चेंज होगी। भाई दो में से एक भी चीज बदल जाए तो चेंज हो गई। भाई आपने मान लो ऊपर टी शर्ट पहना, नीचे पैंट पहना, जीन्स पहना है, दो में से एक भी चीज चेंज हो गई तो हम तो यही कहेंगे ना कपड़े बदल गए। बोलो यार, वही काम यहां पर है। स्पीड भले कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग। बोलो यार, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बोलो सर्कुलर मोशन हमेशा कैसा मोशन होता है? हाँ, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कुछ समझ में आया? सर्कुलर मोशन में स्पीड भले कांस्टेंट हो जाए लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये सर्कुलर मोशन बोलो यूनिफॉर्म भी होगा। बोलो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा स्पीड कैसी होती है? कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट थी, इसलिए ये सर्कुलर मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्पीड कांस्टेंट है इसलिए मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस वजह से ये कैसा मोशन है? तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शो दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ये बात आप प्रूफ करो। तो बोलो प्रूफ कर सकते हैं हम कि सर स्पीड भले सेम हो, स्पीड सेम होने की वजह से हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट इधर था तो डायरेक्शन इधर, जब ऑब्जेक्ट यहां आया डायरेक्शन इधर, जब यही ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा घूम फिर के तो बोलो डायरेक्शन इधर हो जाएगा। स्पीड देखो वी 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 हर जगह वी है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। पक्की बात है? अब अगर यहां पर एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब यहां पर एक्सेलरेशन है, और सर्कुलर मोशन में बच्चों ये एक्सेलरेशन किधर की तरफ होता है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द पाथ। पाथ के सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप कहेंगे whenever any object is in circular path, its direction continuously changes, so its motion is always accelerated motion, due to which a circular motion has always an acceleration, but that acceleration is always towards center of the path, so that is known as centripetal acceleration. कोई डाउट? सही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बेटा, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल है इसलिए सीओ लगा देते हैं, ए सी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है बेटे वी स्क्वायर बाई आर। क्या वैल्यू होती है? जिसमें वी क्या है? स्पीड। वी क्या है? स्पीड। लेकिन आर क्या है?
रेडियस। तो v स्क्वायर अपॉन r इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब क्योंकि एक्सेलरेशन है तो भाई साहब फोर्स भी होगा, F बराबर ma होता है। बोलो, पढ़ा है? F इज इक्वल टू ma? नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूं। नेक्स्ट जस्ट जो अगला चैप्टर है जिसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की हम लोग बात करेंगे, वहां पर आप इस चीज को पढ़ोगे कि कोई भी जो फोर्स होता है वो हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। फोर्स जो होता है वो m इंटू ए के बराबर होता है। तो अगर एक्सेलरेशन है, मास तो बोलो होता ही है ऑब्जेक्ट के पास, भाई इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही ना, m तो होगा ही, ठीक। एक्सेलरेशन भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फोर्स। और उस फोर्स का भी नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर्मूला m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m इंटू वी स्क्वायर बाई, भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर बाई आर, तो m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप मुझे बताइए, कोई भी जो फोर्स होता है, जैसे आप खड़े हो, फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल। तो आप खड़े हैं, मैं या तो धक्का दूंगा या तो खींचूंगा। अगर हम धक्का दे रहे हैं तो आगे जाओगे, और अगर खींच रहे हैं तो पीछे आओगे। बोलो, डायरेक्शन है। इसका मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कैसी क्वांटिटी हुई? और बेटा ये जो एक्सेलरेशन है ये भी कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर। क्लियर? तो मैं एक बार सारी चीजों को फिर से समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में, टाइम के साथ अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में है। रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। कोई ऑब्जेक्ट मेरे लिए रेस्ट पर हो सकता है लेकिन किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है। इसलिए एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। फिर आया था डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। फिर आया डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। फिर आया स्पीड, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट फिर आया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है बट वेलोसिटी वेक्टर है। फिर आया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने का काम करता है। क्लियर? अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो वेलोसिटी लगातार घटेगी। टाइप ऑफ मोशन पर आ जाएं तो दो टाइप, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। क्लियर? और वहां पर एक्सेलरेशन कितना होता है यूनिफॉर्म मोशन में? 0। फिर आया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ऐसे में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, स्पीड भी लगातार चेंज हो रही है, तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन में कितने फॉर्मूले हैं? सिर्फ एक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो यार, अगर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन फिर भी चेंज हो रहा है तो ये मोशन हमेशा कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? v स्क्वायर बाई आर। कैसा होता है ये? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किधर की तरफ होता है ये? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द पाथ।
क्योंकि फिक्स डायरेक्शन है इसलिए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्योंकि एक्सेलरेशन है, मास का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स भी आएगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड भले कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो उस वेलोसिटी को बदलने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी समझाते टाइम मैंने कहा था एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी को चेंज करने का काम करता है, कहा था, समझाते समय भी बोला था। वही चीज यहां पर है कि ये जो डायरेक्शन यहां पे लगातार चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस